ओके बच्चों, आज हम जो है पॉलिटिकल साइंस टर्म 2 का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हम जो चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले पार्टीज एंड द पार्टी सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, इसके अंदर आपने सिलेबस चेक कर लिया होगा। इसके अंदर हमारे मेन जो है वो 3 पार्ट्स है जो हमें कवर करने हैं। वो है एक तो कांग्रेस सिस्टम, बाई पार्टी सिस्टम और मल्टी पार्टी सिस्टम। ठीक है, तो इसका जो पहले का जो थोड़ा सा पार्ट है वो सेकंड चैप्टर के अंदर है। सेकंड चैप्टर द एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ, तो पहले वो वीडियोस देखना सारी और उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करना। ठीक है, अब जो मैं पार्टीज एंड द पार्टी सिस्टम इन इंडिया की वीडियोस बनाऊंगी ये, और जो द एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस है, ये दोनों ही जो है वो इसी चैप्टर के अंदर आएंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अब हम। ठीक है, तो चैलेंजेस ऑफ पॉलिटिकल सक्सेशन। ठीक है, तो इसके अंदर ये बता रखा है कि पीएम जवाहरलाल नेहरू जो थे उस टाइम पे ही पास्ड अवे ऑन मई 1964, और उसके बाद जो है बहुत ही पॉलिटिकल अनरेस्ट आ गया था, क्योंकि उसके बाद जो है ये डिसाइड करना था कि अब जो है पीएम कौन बनेगा। ठीक है, तो उस टाइम पे जो 2 मेन प्रॉब्लम्स थी वो ये थी पीएम नेहरू जी के बाद, कि एक तो नेहरू के बाद जो है वो कौन बनेंगे प्राइम मिनिस्टर, और दूसरा ये था कि बहुत सारे जो आउटसाइडर्स थे उनको ये लग रहा था कि ये जो इंडिया का जो ये डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट है ये सरवाइव हो पाएगा क्या नेहरू जी के बाद। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को ये लग रहा था कि बहुत सारी जैसे अभी जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी उन्हीं की तरह जो है इंडिया में भी होगा, और वहाँ पर जो है इंडिया जो मैनेज नहीं कर पाएगा डेमोक्रेटिक सक्सेशन को। ठीक है, और एक ये भी बात थी कि उस टाइम पे जो है ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही थी कंट्री के अंदर, जैसे कि पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, कम्युनल और रीजनल डिविजन्स। ठीक है, तो इसलिए हम जो है 1960s को डेंजरस डिकेड भी कहते हैं, और ये भी डर था कि अगर ये प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व नहीं हो पाएगी तो इसकी वजह से जो है कहीं ना कहीं ये जो डेमोक्रेटिक प्रोजेक्ट है ये फेल हो जाएगा। ठीक है, या फिर कंट्री के डिसइंटीग्रेशन हो जाएंगे और पार्ट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये डर था सबको। ठीक है, तो उसके बाद देखो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन बने हमारे जवाहरलाल नेहरू के बाद। तो क्या हुआ था उस टाइम पे जो कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट थे उनका नाम था के कमराज। ठीक है, उन्होंने जो है पार्टी के लीडर्स और मेंबर्स से कंसल्ट किया और सबने ये डिसाइड किया कि जो नेक्स्ट पीएम होंगे वो होंगे लाल बहादुर शास्त्री जी। ठीक है, इनका जो पीरियड था वो 1964 से 1966 तक था। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जी जो हैं ये बहुत अपनी सिंप्लिसिटी और अपने जो प्रिंसिपल्स के लिए जो कमिटमेंट था इसके लिए जाने जाते थे। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या हुआ था, उससे चाइना के साथ जो है इंडिया की जो वॉर हुई थी उससे जो है इकनॉमी जो है बहुत ही ज़्यादा बहुत ख़राब हो गई थी। ठीक है, तो एक वो प्रॉब्लम तो चल ही रही थी, साथ साथ क्या था फेल्ड मॉनसून की वजह से एक तो ड्रॉट भी आ गया था। ठीक है, बहुत सारे सीरियस फूड क्राइसिस चल रहा था उस टाइम पे, तो ऑल इन ऑल कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही थी उस टाइम पर। उसके बाद जो है इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी 1965 के अंदर। ठीक है, तो उस टाइम पर जो है शास्त्री जी ने जो एक स्लोगन भी दिया था, जय जवान जय किसान का। ठीक है, जहाँ पर उन्होंने मतलब ये बताना चाहा था कि कंट्री जो है इन चैलेंजेस को जो है बहुत ईजी मतलब अच्छे से फेस करेगी और इन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व भी कर लेगी। ठीक है, अब क्या हुआ, ताशकंद एग्रीमेंट था, ये हमने पढ़ा होगा पहले भी। ठीक है, तो ताशकंद एग्रीमेंट के लिए जो है ये गए थे यूएसएसआर के अंदर गए थे। ठीक है, उस टाइम पे क्या हुआ था कि जो इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई चल रही थी उसको ख़त्म करने के लिए वो जो उस टाइम जो प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के मोहम्मद अयूब खान, उनके साथ जो है इनको एग्रीमेंट साइन करना था, ताशकंद एग्रीमेंट। ठीक है, जिसके अंदर ये था कि दोनों साइड से जो है वॉर जो है उस टाइम पे हम ख़त्म कर देंगे। ठीक है, और एग्रीमेंट जो है साइन हो गया था, लेकिन वहाँ पर जो है लाल बहादुर शास्त्री जी जो है वो ही सडनली एक्सपायर्ड, और इसीलिए उनका जो कार्यकाल था वो सिर्फ 1964 से 1966 तक ही रहा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है फ्रॉम शास्त्री टू इंदिरा गांधी। इसके अंदर बता रखा है कि जब सबसे पहले थे हमारे जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद क्या हुआ लाल बहादुर शास्त्री जी आए, उसके बाद क्या हुआ अब जो है नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो है वो बनेंगी इंदिरा गांधी जी। ठीक है, तो देखो जब लाल बहादुर शास्त्री जी बने थे प्राइम मिनिस्टर, उस टाइम पर क्या हुआ था, सब जो है कांग्रेस पार्टी के मेंबर्स और जितने भी मेंबर्स थे और लीडर्स थे वो सारे एग्री कर रहे थे कि उनको जो है प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए। लेकिन इस टाइम पर क्या हुआ, इंदिरा गांधी जी के टाइम पर मोरारजी देसाई जी और इंदिरा गांधी जी के अंदर जो है टफ कंपटीशन था। ठीक है, मोरारजी देसाई जो है वो बॉम्बे के सीएम रहे थे। ठीक है, और सेंटर में कैबिनेट मिनिस्टर भी थे। ठीक है, और इंदिरा गांधी जो है वो प्रेसिडेंट रह चुकी थी। ठीक है, कांग्रेस की पास्ट में, और यूनियन मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन भी थी। कब थी ये, जब शास्त्री जी का कार्यकाल था, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पर।
तो अब क्योंकि मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी थे तो उस टाइम पर जो है एक सीक्रेट बैलेट हुआ था, ठीक है, वोटिंग हुई थी और जितने भी कांग्रेस के एमपीज थे, ठीक है, वो इसके अंदर शामिल थे और उस टाइम पर जो इंदिरा गांधी जो है वो जीत गई थी और नई प्राइम मिनिस्टर बन गई थी इंडिया की। ठीक है, तो जो कांग्रेस लीडर्स, जो सीनियर कांग्रेस लीडर्स थे, ठीक है, उन्होंने इंदिरा गांधी को सपोर्ट किया था क्योंकि उन्हें पता था कि वो जो है उनके ऊपर ही डिपेंड रहेंगी, ठीक है, फॉर सपोर्ट एंड गाइडेंस के लिए, क्योंकि उनको पहले पॉलिटिकली एक्टिव थी वो, लेकिन और मिनिस्टर भी रह चुकी थी, लेकिन बहुत ही कम टाइम के लिए। तो उनको ये लग रहा था कि वो जो है हमसे एडवाइस लेंगे और हम पर डिपेंडेंट रहेंगी, ठीक है, और आगे चलकर, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो उस टाइम पर क्या हुआ कि जो इकोनॉमिक सिचुएशन थी कंट्री की वो और ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। नेक्स्ट है हमारा 4th जनरल इलेक्शन 1967, ठीक है। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे जो 4th जनरल इलेक्शन हुए थे 1967, उसके बारे में पढ़ेंगे, उस टाइम पे क्या क्या हुआ था, ठीक है। तो क्या हुआ था उस टाइम पे, सबसे पहली चीज़ जो इंदिरा गांधी ने करी थी वो ये करी थी कि जो इंडियन रुपीज़ है, ठीक है, उसको जो है डीवैल्यूएट कर देता। डीवैल्यूएट हम पढ़ा होगा आपने इको के अंदर। डीवैल्यूएट करके क्या हुआ था, पहले जो है $1 जो है वो 5 रुपये से कम का था, लेकिन अब जो है $1 जो है वो 7 रुपये से थोड़ा ऊपर का हो गया था, ठीक है। तो डिवैल्यूएशन इसलिए करा था ताकि जो है एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ सके और इकोनॉमी को जो है थोड़ी सी हेल्प मिल सके, इसीलिए। तो उस टाइम पर जो है क्या हुआ था कि महंगाई बहुत हो गई थी और पीपल जो बाकी मतलब लोग हैं वो जो है प्रोटेस्ट करने लग गए थे, ठीक है। एक तो महंगाई की वजह से, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से और जो ओवरऑल मतलब इकोनॉमिक कंडीशन थी कंट्री की उसकी वजह से। बंद और हड़ताल जो है ये सारे जो है कंट्री में फ्रिक्वेंटली होते रहते थे उस टाइम पर, और उसी टाइम पर जो है हिंदू मुस्लिम राइट्स भी हुए थे, ठीक है। तो इस टाइम पर जो अपोजिशन पार्टीज़ थी वो क्या कर रही थी, पब्लिक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कर रही थी, ठीक है, और गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर रही थी, ठीक है। तो क्या हुआ था कि जो अपोजिशन पार्टीज़ थी ना उनको ये पता था कि क्योंकि इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि कांग्रेस जो है वो जीत जाती है और जो अपोजिशन पार्टीज़ है वो सिंगल जो है मतलब अकेले जो है मेजॉरिटी नहीं ले पाती। तो उन सब ने क्या किया, कोलिशन फॉर्म कर ली, ठीक है। सब ने जो है ये डिसाइड किया कि हम सब जो है मिलकर जो है इलेक्शन लड़ेंगे। तो क्या हुआ था, जो पार्टीज़ थी ना उनकी देखो पार्टीज़ क्या होता है, हर पार्टी की आइडियोलॉजीज़ डिफरेंट होती है ना। तो उस टाइम पे क्या हुआ, जितनी भी पार्टीज़ थी, ठीक है, जिनकी डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ थी वो सब भी जो है साथ में आ गई थी और उन्होंने एंटी कांग्रेस फ्रंट बना लिया था, ठीक है। तो उनको ये लगा था कि इंदिरा गांधी उनके पास जो है ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, और दूसरा कांग्रेस के अंदर जो है इतने फैक्शंस बन चुके थे। फैक्शंस क्या होता है ये मैंने सेकंड चैप्टर में ऑलरेडी बता दिया है ना, द एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस के अंदर, ठीक है। तो फैक्शंस की वजह से क्या हुआ था कि उनको ऐसा लग रहा था कि वो जो है अगर मतलब उनके पास एक चांस है, ठीक है, कांग्रेस को हराने का, ठीक है। तो उस टाइम जो सोशलिस्ट लीडर थे राम मनोहर लोहिया, उन्होंने जो है स्ट्रैटेजी को नाम दिया था नॉन कांग्रेसिज्म, ठीक है। जो 4th जनरल इलेक्शन हुए थे लोकसभा के लिए और जो स्टेट असेंबली के लिए वो हुए थे हमारे फेब 1967 के अंदर। तो देखो इसमें क्या हुआ ना कि कांग्रेस जीत तो गई लोकसभा इलेक्शन में, लेकिन बहुत ही कम स्टेट्स में जो है वो जीती थी। इससे क्या हुआ, मतलब पहले के मुकाबले जो है उनको बहुत ही कम सीट मिली थी, और ये जो रिज़ल्ट था ना इलेक्शन का, ये कांग्रेस के लिए बहुत ही हिला देने वाला था, ठीक है। इसलिए जो पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स हैं ना वो इस टाइम को जो है पॉलिटिकल अर्थक्वेक भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा और कांग्रेस जो है वो इतनी कम सीटें, मतलब बहुत सारी सीटें जो है जिन पर वो नहीं जीती थी, ऐसा कुछ हो पाएगा कभी। ऑल्दो दे मैनेज टू गेट मेजॉरिटी इन लोकसभा, लेकिन बहुत सारे सीटें जो है वो नहीं जीत पाई थी, ठीक है। इंदिरा गांधी के कैबिनेट के बहुत सारे जो मिनिस्टर्स हैं वो भी हार गए थे इसके अंदर, ठीक है। तो क्या हुआ था, 7 स्टेट में जो है वो हार गई थी कांग्रेस, और 2 बाकी जो स्टेट थे वहाँ पर भी वो गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर पाई डिफेक्शन की वजह से। डिफेक्शन क्या होता है ये भी मैं डिस्कस करवा चुकी हूँ पहले। क्या होता है, जब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अगर पार्टी छोड़ देता है, ठीक है, और जो है कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेता है तो इसे डिफेक्शन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद एंटी डिफ्लेक्शन लॉ भी बना था बाद में जाकर, वो भी हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो वापस आ जाते हैं। तो क्या हुआ, 7 स्टेट्स में वो हार गई थी, 2 स्टेट्स में गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर पाई बिकॉज ऑफ डिफेक्शन, और 9 स्टेट्स थे जहाँ वो नहीं मेजॉरिटी ले पाई थी। ये थी पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी मध्य प्रदेश, मतलब बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और मद्रास और केरला, ठीक है। तो इनमें से भी ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कहाँ कहाँ पर जो है वो कांग्रेस नहीं जीती थी, ठीक है। बाकी 8 स्टेट्स के अंदर जो कोलिशन गवर्नमेंट बनी थी वो मैंने बता दिया था ना, सारी ऑपोजिशन पार्टीज़ जो है मतलब मिलकर जो है वो लड़ रही थी।
ठीक है। अब ये आया राम गया राम, ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्टून भी है, ठीक है। ये आप इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो क्या हुआ था, ये तो एक एमएलए थे हरियाणा के जिनका नाम था गया लाल, ठीक है। उन्होंने जो है एक रात के अंदर अंदर 3 बार जो है वो पार्टी चेंज कर दी थी। वो कांग्रेस में थे, कांग्रेस से वो यूनाइटेड फ्रंट के अंदर चले गए, फिर वापस कांग्रेस के अंदर आ गए, ठीक है। और फिर जो है 9 आवर्स के अंदर अंदर फिर से यूनाइटेड फ्रंट में चले गए थे, ठीक है। तो इसीलिए जो है ये इनको ये स्लोगन आया था, आया राम गया राम, ठीक है। तो क्या हुआ था, ये तो बता दिया मैंने। तो क्या हुआ था, जब उस टाइम पे जब उन्होंने यूनाइटेड फ्रंट क्विट कर दिया था और कांग्रेस को फिर से ज्वाइन कर लिया था, तो कांग्रेस के लीडर थे राव बीरेंद्र सिंह, वो जो है उन्हें चंडीगढ़ प्रेस में लेकर आए थे और उन्होंने डिक्लेयर किया था गया राम वॉज नाउ आया राम, ठीक है। मतलब वो कांग्रेस में वापस आ गए। लेकिन उसके बाद तो हमें पता ही है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंज लाया गया और एंटी डिफ्लेक्शन लॉ भी बन गया था। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है स्प्लिट इन द कांग्रेस, ठीक है। तो इसके अंदर से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हु वर सिंडिकेट, ठीक है। तो इस टाइम पे क्या हुआ था, सिंडिकेट बन गया था। सिंडिकेट क्या था, जितने भी कांग्रेस के पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल लीडर्स थे, ठीक है, उन्होंने ये सिंडिकेट बनाया था। देखो मैंने पहले ही बताया था, जब उस टाइम पे सीक्रेट बैलेट के टाइम पे क्या हुआ था, जितने भी कांग्रेस के जो लीडर्स थे, ठीक है, इन्फ्लुएंशियल और पावरफुल लीडर्स, उनको ये लग रहा था क्योंकि इंदिरा गांधी के पास जो है ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो जो है उन पर डिपेंड करेंगी, उनसे एडवाइस लेंगी। लेकिन वो जो है ना अपने पार्टी के बाहर के जो एडवाइज़र्स थे उनके ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट करती थी, ठीक है। तो इसीलिए जो है पार्टी के अंदर बहुत अनबन होने लग गई थी। उनको ये लग रहा था कि इंदिरा गांधी जो है उनकी एडवाइस को फॉलो करेंगी, ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। और टाइम पे जो है उनके पास 2 चैलेंजेस थे, एक तो इंडिपेंडेंस फ्रॉम सिंडिकेट और दूसरा जो कांग्रेस की जो मतलब पहले वाली जैसी पावर थी उसको दोबारा से वही पावर लेकर आना उसके अंदर, ठीक है। तो उस टाइम पे उन्होंने ये 10 पॉइंट प्रोग्राम भी लॉन्च किया था मई 1967 के अंदर, जिसमें कुछ पॉइंट्स थे। एक तो सोशल कंट्रोल ऑफ बैंक्स, दूसरा था नेशनलाइजेशन ऑफ जनरल इंश्योरेंस, सीलिंग ऑफ अर्बन प्रॉपर्टी, इनकम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स, लैंड रिफॉर्म भी हम पढ़ चुके हैं, इको में भी पढ़ा होगा आपने, प्रोविजन ऑफ हाउस साइट्स टू रूरल पीपल, ठीक है। उसके बाद जो है पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 1969। तो क्या हुआ था, जाकिर हुसैन जी की डेथ के बाद, ठीक है, प्रेसिडेंट की जो सीट थी वो खाली हो चुकी थी और जो सिंडिकेट थे ना उन्होंने जो है नॉमिनेट कर दिया था एन संजीव रेड्डी को प्रेसिडेंट बनने के लिए, ठीक है। इनको जो है इंदिरा गांधी का ओपोनेंट भी माना जाता था और ये उस टाइम पे लोकसभा के स्पीकर भी थे, ठीक है। तो जो इंदिरा गांधी थी उन्होंने जो उस टाइम के जो वाइस प्रेसिडेंट थे वीवी गिरी, ठीक है, उनको एनकरेज किया प्रेसिडेंट नॉमिनेशन फाइल करने के लिए। उस टाइम पर ना वो बहुत सारी पॉलिसीज़ भी लेकर आई थी, जैसे कि उस टाइम पे जो 14 लीडिंग प्राइवेट बैंक्स थे उनको नेशनलाइज कर दिया था और एबॉलिशन ऑफ प्रीवी पर्स के बारे में डिटेल में मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर बताऊंगी, ठीक है। तो उस टाइम क्या हुआ, जितने भी सपोर्टर्स थे इंदिरा गांधी जी के, उन्होंने जो है ना एक रिक्वेसिशन करी, एक स्पेशल मीटिंग। तो रिक्वेसिशन मतलब होता है कि एक तरह से रिक्वेस्ट करना, एक ऑफिशियल रिक्वेस्ट करना, ठीक है। तो क्या हुआ कि उस टाइम पे, ठीक है, उस टाइम पे जो इंदिरा गांधी थी उन्होंने मतलब प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने जो है कॉन्साइंस वोट के लिए कहा। कॉन्साइंस वोट मतलब कि जितने भी एमपी और एमएलएज हैं कांग्रेस के, वो फ्री है कैसे भी वोट देने के लिए, ठीक है। और उसके बाद इलेक्शन के बाद जो है जो वीवी गिरी थे वो जो है जीत गए। देखो इसके बाद क्या हुआ, जो कांग्रेस प्रेसिडेंट थे उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को अपनी पार्टी से एक्सपेल कर दिया, ठीक है। और इंदिरा गांधी जो है वो ये बोल रही थी कि जो उनका ग्रुप है वो रियल कांग्रेस है, ठीक है। अब क्या हुआ, जो सिंडिकेट बन गया था एक, ठीक है, कांग्रेस के अंदर जो सिंडिकेट बन गया था, इन्होंने जो है अपनी मतलब इनको रेफ़र किया जाता था एज कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन या ओल्ड कांग्रेस, ठीक है। और जो ग्रुप था इंदिरा गांधी के साथ उनको बोलते थे कांग्रेस रिक्विसिशन्ड, ठीक है, या फिर न्यू कांग्रेस। इसके बाद बच्चों एक क्लास और रहेगी है, ठीक है। इस चैप्टर का जो आधा पार्ट है वो हम उस क्लास के अंदर करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी। अगर समझ में आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना।